नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, आयुष कार्यक्रम में हमेशा हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। आज हम बातचीत करेंगे कि सेहत के साथ साथ आपको अपनी त्वचा का ध्यान भी कैसे रखना है। वो भी जब बारिश का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि कई सारी त्वचा से संबंधित परेशानियां सामने आती हैं। और आज का विषय भी यही है कि हम कैसे बारिश के मौसम में अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं होम्योपैथी पद्धति के द्वारा। जब हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो हमारे भोपाल की वरिष्ठ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर जूही गुप्ता, जिनसे आज हम बातचीत भी करेंगे। आप शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत हैं, अनुसंधान प्रमुख के पद पर। मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि आज का विषय बड़ा खास है, जब हम स्किन की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है सब बड़े अलर्ट हो जाते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी स्किन बहुत वाइब्रेंट रहे। लेकिन मैडम, जब हम बात करते हैं बारिश के मौसम में, तो ख़ास तौर पे बड़े बदलाव हमारे अंदर आते हैं और उसके चलते स्किन पे भी इसका रिफ्लेक्शन आता है। बहुत बदलाव उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं, फिर हम इसके आगे और बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर तपस्या, त्वचा जो है वो हर मौसम और हर परिस्थिति में बदलती है। वास्तव में हमारी त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। और बारिश के मौसम में हम जानते हैं कि आर्द्रता, नमी जो है वो बढ़ जाती है। वातावरण जो होता है वो उतना थोड़ा चिपचिपाहट का एहसास हमें महसूस होता है और जगह जगह पानी भरा रहता है, जिसमें संक्रमण भी होते हैं। फिर कई घरों में, ऑफिसेज में सीपेज होता है, जिसकी की वजह से फंगल ग्रोथ होती है। अब ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम है, और तुरंत ऐसे लोगों की त्वचा में आपको बदलाव दिखता है। और वो बदलाव आपको भिन्न भिन्न प्रकार से दिखता है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो व्यक्ति हमसे आके कहेगा कि जैसे ही बारिश आती है मुझे खुजली होने लगती है, मुझे दाने निकल जाते हैं, मेरी त्वचा फटने लगती है, और तरह तरह की समस्याएं, जैसे उंगलियों के बीचों में दरारें आ जाना, गली गली सी खाल हो जाना, पैरों में ये समस्या आना, बालों में खुजली होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। इसका मूल कारण आर्द्रता और संक्रमण, ये दोनों होते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी बताया कि बालों में भी खुजली होना, जब हम त्वचा की बात करते हैं तो हमको लगता है हमारे फेस पे ही हम पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं कि यही त्वचा है और हमें इसका ही ध्यान रखना है। पर जैसे आपने बोला, पैरों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्कैल्प की बात कर रहे हैं, तो आपका कहने का तात्पर्य कि जब हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें स्कैल्प का भी उतना ध्यान रखना है, अपने पैरों की उंगलियों का भी इतना ध्यान रखना है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। जी, जो त्वचा है वो असल में पूरे शरीर की खाल और बाल, ये दोनों होते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें हर जगह पर बदलती हैं। जैसे हमारे हाथ की त्वचा अलग है, हमारी आँखों की पलकों की त्वचा अलग है, और इसी तरह से हमारे शरीर में जहाँ भी बाल हैं वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और उनकी भी जो बनावट है और उनमें भी जो रिसाव हो रहे हैं वो सब अलग हैं। और यही कारण है कि मौसम का परिवर्तन, विशेष रूप से बारिश का मौसम जो है, इसमें सब जगह अलग अलग अनुभव लोगों को होते हैं। जैसे दाने और फुंसियाँ, ये अक्सर स्कैल्प में, सर पर हो जाया करते हैं। बालों में चिपचिपाहट या गठ जाना या उनमें कुछ प्रकार के रिसाव होना, ऐसा आर्मपिट्स में, कांक में अक्सर होता है। छोटे बच्चों को डायपर के प्रयोग की वजह से उन हिस्सों में त्वचा में लाल रैश होना, दाने होना, खुजली होना, यहाँ तक कि उससे बुखार आ जाना, ये सब आम चीज़ें हैं। बिल्कुल। और बारिश में ये भी कहा जाता है कि बालों का झड़ना भी बहुत आम हो जाता है, जिसमें डैंड्रफ भी देखा जाता है, बाल भी झड़ने लगते हैं। तो उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो मैम हम काफ़ी पानी पीते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, कहते भी हैं कि हमको बहुत हाइड्रेटेड रहना है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो क्या यही फॉर्मूला, यही चीज़ हमको बारिश में भी फॉलो करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बारिश में भी हाइड्रेटेड रहने या शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य मौसम में है। बल्कि बारिश में बाहर नमी होने से, चिपचिपाहट होने से हमारे शरीर के वेस्ट नहीं निकलते हैं। इसलिए पानी को अधिक मात्रा में लेना और भी ज़रूरी है, ताकि यदि हमारा शरीर पसीने के माध्यम से बहुत ज़्यादा चीज़ें स्वयं नहीं निकालता है तो यूरिन के माध्यम से वो जाती रहें, हमारा स्टूल का जो आउटफ्लो है वो भी पूरी तरह से बना रहे।
मतलब कहीं भी आप ये भ्रम ना पालें कि पानी हमें सिर्फ गर्मियों में ही अधिक पीना है। पानी हमें ठंड में भी उतना आवश्यक है और बारिश में भी उतना ही आवश्यक है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि जो बारिश के मौसम में आप जल लें उसमें आप विटामिन सी पदार्थों की अधिकता कर लें, यानी नींबू या किसी और विटामिन सी युक्त पदार्थ का आप फ्रेश एक्सट्रैक्ट अपने पानी में डालिए। या यदि मैं होम्योपैथी की दृष्टि से आपसे कहूँ तो हमारे यहाँ एक एचिनीशिया का टिंचर आता है, उसकी 2 से 5 बूंद यदि आप पानी में डाल के पीते हैं तो सांस लेने की प्रकृति जो त्वचा की है या अपने आप को साफ करने की जो प्रकृति है वो नियमित रूप से बनी रहती है और ये टिंचर किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान भी नहीं करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जिसमें आप बता रहे हो कि बहुत एक सामान्य तरीके से हम होम्योपैथिक पद्धति को अपनाकर जो डिटॉक्स की जो प्रक्रिया है उसको हम आसान कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आ रहा था कि उन लोगों के लिए जो नॉर्मली मेकअप ज़्यादा करते हैं, जैसे वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको विशेषकर बारिश के मौसम में कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जो लोग मेकअप करते हैं बहुत अधिक, कभी कभार सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक मेकअप करते हैं उनके काम की वजह से या जो भी, उनको ये ध्यान रखना है कि हम त्वचा पे एक परत बना रहे हैं। बेसिकली हम सांस लेने वाली त्वचा को लैमिनेट कर रहे हैं, तो उस त्वचा को साफ करना। अब साफ कैसे करना? एस्ट्रिंजेंट नेचर के, मतलब त्वचा के रोम छिद्र को साफ करने वाले बहुत सारे पदार्थ, मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। होम्योपैथी में बोरो कैलेंडुला नाम से बहुत सारे पदार्थ आते हैं, जिसमें डस्टिंग पाउडर आता है जो आपकी त्वचा को नम भी रखेगा और पोर्स को खुला भी रखेगा पाउडर होने के बावजूद। और कैलेंडुला का टिंचर है, कुछ फेस वॉशेस है जिनसे आप त्वचा को यदि क्लीन करते हैं तो वो मेकअप की परत ऊपर से हट जाती है। मेकअप के बारे में मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि लंबे समय तक मेकअप धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक मेकअप यदि रहता है तो उसमें इरप्शंस यानी दाने आने की प्रकृति बहुत बढ़ जाती है। यदि उसमें सफ़ेद मुंह के दाने आते हैं मतलब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन सारी बातों को आप समझिए। अगर मैं एक घरेलू उपचार आपको बताऊं तो सौंफ का पानी इसमें बहुत उपयोगी होता है। तांबे के लोटे में आधा चम्मच सौंफ डालने से उस पानी को रोज़ सुबह यूज़ करते हैं तो मेकअप करने से जो नुकसान होता है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा हिस्सा तपस्या जी ने जो पूछा वो उन लोगों का है जिनकी स्किन की थेरेपीज चल रही हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, स्किन की थेरेपीज में अक्सर ऊपरी स्किन की परत को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में स्किन त्वचा पतली हो जाती है। अब इस पतली त्वचा में नई त्वचा के फॉर्मेशन को हमें बढ़ाना है। तो हमारे भोजन में ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में हो। सरलता से समझें तो सारी हरी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में खाइए, लेकिन बारिश में हम पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं। पत्तेदार चीज़ों में सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि इन्फेक्शन होते हैं, मिट्टी से इन्फेक्शन आता है। तो आप जो लौकी फैमिली है, लौकी, गिलकी, टिंडा, परवल, इन सब को अधिक से अधिक प्रयोग करें। इनको जूस के रूप में, सूप के रूप में, सब्जी के रूप में या चावल के साथ ताहरी बना के या इवन रोटी के साथ उसको सान के, आटे में उसको सान के उसका प्रयोग करेंगे तो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन होगा। जितनी नई त्वचा बनेगी उतनी आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी। होम्योपैथी में न्यू स्किन फॉर्मेशन के लिए, ताकि जो परत हटी है किसी भी कारण से उससे नई त्वचा जल्दी बने, हम कई दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति से भिन्न होता है, इसलिए इसके लिए किसी विशेषज्ञ की ही आप सलाह लें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा भी करा था कि जैसे बारिश का मौसम होता है तो कई बार हमारे बारिश में हम निकल गए, भीग गए हैं, तो फिर बाल हमारे थोड़े से नम हो जाते हैं और कई बार हम रेगुलर उसको वॉश भी नहीं करते हैं कि हमने अभी नम हुआ और हमने वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, और कई बार हम उसको टाई अप करके रखते हैं जिसके कारण नमी अंदर ही रहती है, डंड्रफ भी होता है जिसके कारण हेयर फॉल भी होने लगता है। तो उनको लेकर आप क्या टिप्स देना चाहते हैं और होम्योपैथिक से कौन सा ऐसा शैम्पू है या कोई ऐसा केमिकल है जिसको यूज़ करके हम उन सब चीज़ों से बच सकें? ठीक है, तो यदि आपके बाल बारिश में गीले हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले खोल के बालों को उनको सुखाना है। बाल सुखाने का मतलब होता है कि जो स्कैल्प और बाल के बीच का हिस्सा है वो सूखना चाहिए। ऊपर के बाल तो जल्दी सूख जाते हैं। तो इसके कई तरीके हैं।
किसी ऐसी जगह पर, जैसे आजकल एयर कंडीशंस में हीटिंग भी होती है, तो हल्की हीटिंग वाले कमरे में जहां नमी नहीं हो वहां आप बैठ सकते हैं। यदि आप कूलर के सामने बैठ के या पंखे में सुखाने में कोई समस्या नहीं है, कूलर के सामने यदि आप बैठे हैं तो उसमें आप पंप ऑफ कर लीजिए, मतलब नमी नहीं आनी चाहिए। आप खोल खोल के अपने पूरे बालों को सुखाएं। दूसरा, जिस समय आपके बाल सूख रहे हो उस समय उंगलियों से थोड़ी मालिश करें, उससे सर्कुलेशन भी एनहांस होता है। अब इसका लाभ बताती हूँ। क्या होता है कि पानी से भी और यूं भी हमारे बालों में कई बार कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल्स, कुछ संक्रामक कीटाणु आदि रहते हैं। यदि नमी छूट जाती है तो ये पनप जाते हैं, इनको नमी ही चाहिए होती। यदि हम हाथों से मालिश करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शैम्पूज जो भी इस्तेमाल करें, होम्योपैथी में खास तौर पे, उसमें आर्निका नाम की एक दुर्बा से बनने वाली दवा है, जेबोरैंडी नाम का एक टिंचर है और कैंथेरिस नाम का एक क्लेंजर है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो एक ही समय में, और वो शैम्पू माइल्ड होते हैं, केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है, तो आप बहुत ज़्यादा झाग की उम्मीद मत कीजिए, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उस शैम्पू को थोड़े से पानी में पहले घोल के झाग उठाइए, उस झाग से अपनी स्कैल्प को साफ कीजिए और साफ करने के बाद पूरी तरह से अपने सर को सुखाइए। और ये पद्धति आपको हफ्ते में 2 बार अपनानी है। इसके बीच में कभी भी आपके बाल गीले होते हैं, पूरी तरह से नमी लाइए बालों में, नमी से मुक्त होइए, खुश्की लाइए बालों में, और खुश्की आने के बाद आप मालिश कर सकते हैं। पर बारिश के मौसम में बहुत कम चिकनाई का प्रयोग करना चाहिए, परंतु मालिश बार बार कर सकते हैं। बिल्कुल। एक गलती और आमतौर पे मैं देखती हूँ कि जब गर्मी होती है तो हम अपने कपड़ों को अच्छे से धूप दिखा देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जनरली धूप होती नहीं है कई बार, और कई बार हम इस डर से नहीं धूप में जाते हैं कि बारिश आ गई तो फिर गीले हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कपड़ों को प्रॉपर तरीके से ड्राई करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे स्किन के लिए? बारिश में बहुत ज़रूरी है कि हम कॉटन के कपड़े पहने। आमतौर पे हम सोचते हैं सिंथेटिक कपड़े पहने जल्दी सूख जाते हैं, पर आप कपड़े की नहीं सोचिए, अपनी त्वचा की सोचिए। कॉटन का कपड़ा हमारी त्वचा की तरह सांस लेता है, तो कॉटन का कपड़ा भले ही सूखता देर से है, लेकिन हमारी त्वचा को सांस लेने में मदद करता है। कसे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने, नमी वाले कपड़े बिल्कुल ना पहने। तो कपड़ों को सुखाने के लिए तपस्या जी बहुत सरल तरीका है कि पहले तो हम ड्रायर का प्रयोग करें, यदि हमारे यहाँ संभव हो। ना हो तो रात भर कमरों में कपड़े छोड़ के पंखा चला के कपड़े को सुखाएं। बारिश में दोहरा सुखाएं, एक बार एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। यदि संभव हो तो मध्य प्रेस से भी उसको सुखाएं, पर सुनिश्चित कर लें कि बिल्कुल सूखा कपड़ा ही आप पहनते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका कपड़ा टाइट भी है तो आपकी स्किन पे इन्फेक्शन और उसके साथ खुजली आना तय है। खास तौर पे मैं उन लोगों को बताऊंगी जिनको स्कैबीज की समस्या है, टीनिया के भिन्न भिन्न तरह के फंगल इन्फेक्शंस की समस्या है, वो आपके एक बार नमी वाला कपड़ा पहनने से तुरंत पनप जाएगा। इसका एक और सरल तरीका है, आपको लगता है कि आपका कपड़ा पूरा सूखा नहीं है, तो जो डस्टिंग पाउडर मैं आपको कैलेंडुला का बता रही हूँ, एक बड़े लूफा से नहाने के बाद शरीर पूरा सूख जाने दीजिए और बहुत कम मात्रा में बॉडी में पाउडर की डस्टिंग कीजिए। 3 से 4 मिनट छोड़िए, उसके बाद ढीले कपड़े पहनिए। ऐसा करने से नमी की वजह से आपको समस्या नहीं होगी, कपड़ों की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि किसी को त्वचा के संक्रमण है, खुजली है, फुंसियां हैं, दाने हैं और कई प्रकार के लीजन्स हैं, दरारें हैं, उठाव हैं, उनके कपड़ों को अन्य लोगों के कपड़ों के साथ नहीं धोना है। और कपड़े धोते समय किसी भी प्रकार का अल्कोहल बेस्ड टिंचर उसमें डालिए, वो सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। आप कुछ और नहीं डाल सकते हैं तो जो डॉक्टर्स स्पिरिट होता है, डॉक्टर्स अल्कोहल जो परमिटेड है, होम्योपैथी में बहुत नाम से वो मार्केट किया जाता है, आप अपनी वॉशिंग मशीन में उसके 2 ढक्कन डाल लीजिए, वो आपके कपड़े को पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त कर देगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण आ जाता है उन महिलाओं के लिए, मैं बात करूंगी जो पैड्स का यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जी। तो वो हाइजीन भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा ना हो कि स्किन के इन्फेक्शन के लिए हम प्रोन हो जाएं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तपस्या जी, इस समय मैं उन महिलाओं के लिए जिनको पैड्स यूज़ करने होते हैं या जो सूती कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, और उन बच्चों के लिए जो डायपर्स यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको अंदर के कपड़े सूती ही पहनने हैं, प्रतिदिन कम से कम 1 बार बदलने हैं। यदि लेडीज़ पैड्स यूज़ करती हैं तो वो बिल्कुल भी जेल बेस्ड पैड यूज़ नहीं करेंगी, उसका पैड पूरी तरह से सूती होना चाहिए। कॉटन मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है।
आजकल तो टैम्पून्स भी हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स भी हैं। उनको इस्तेमाल करने से ये पैड वाली समस्या बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें बालों के कांटेक्ट में नहीं आती हैं। इस वजह से संक्रमण बहुत कम हो जाता है, पर वो सब लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन में कम से कम 3 पैड्स आपको इस्तेमाल करने हैं। आप उसकी साइकिल अपने हिसाब से बना लें। रात के समय पर कोशिश कीजिए, बिल्कुल मुलायम सूती कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उसको समय समय पर डिस्पोज करना है। बच्चों के लिए जो डायपर यूज़ करते हैं, माताओं से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, यथासंभव आप डायपर इस्तेमाल ना करें, पर ये पूरी तरह से हो नहीं सकता, इसलिए कम से कम इस्तेमाल कीजिए। डायपर सिंथेटिक मटेरियल का ना हो कि कॉटन का हो। जहाँ पर भी डायपर आपके बच्चे की स्किन को छू रहा है, वहाँ पर आप डस्टिंग पाउडर, कैलेंडुला डस्टिंग पाउडर यूज़ कीजिए, और उसके बाद आप बहुत उसको बदलने का ध्यान रखिए, लेकिन बच्चे की स्किन सूखने दीजिए। ऐसा नहीं कि एक डायपर हटाया और दूसरा तुरंत लगा लिया। लेडीज़ के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। आपको अपने गुप्तांग में होने वाले संक्रमण को बहुत जल्दी पहचानना होगा। एक भी दिन आपको खुजली होती है, किसी भी तरह का स्त्राव होता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई फुंसी वहाँ पर बन रही है, आप समझ जाइए इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद आपको सिट्स बात करना चाहिए, मतलब एक तसले में इस मौसम में हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें कैलेंडुला का टिंचर डाल सकते हैं, होम्योपैथी का, आप आर्निका का टिंचर डाल सकते हैं, आप एचिनीशिया का टिंचर डाल सकते हैं। एक ढक्कन लगभग 2 ml डालिए और उसमें 15 से 20 मिनट बैठिए। बहुत साफ सुथरे तौलिए से या सूती कपड़े से उसको पोंछिए, और उसके बाद सिर्फ बोरो कैलेंडुला की ट्यूब या प्लेन वैसलीन या सादा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बहुत कम मात्रा में लगाइए, और उसके बाद ढीले कपड़े पहनिए। आप ये तुरंत कीजिए ताकि वो संक्रमण बढ़े नहीं, क्योंकि कई बार ये संक्रमण इतने बढ़ जाते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लेडीज़ में कॉज करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक संक्रमण कॉज रहता है तो ये इनफर्टिलिटी जैसी समस्या भी कॉज कर सकता है, जो लेडीज़ नहीं समझती हैं और फिर समस्या को बढ़ाने के बाद लेके आती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ में मैम एक और मेरा सवाल मेरे मन में आया जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जिनको ऑलरेडी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, चाहे किसी भी तरीके का हो सकता है, और बारिश में आम तौर पे देखा जाता है कि घर में भी नमी रहती है, कहीं कहीं तो दीवारों पे भी नमी आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर में जो नमी आती है वो हम सीमित तरह से ही संभाल सकते हैं। जो लोग थोड़े वेल टू डू हैं वो काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं। जो थोड़े गरीब लोग होते हैं उनके घरों में नमी आना बहुत आम है। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मटेरियल उनकी दीवारों पे देखा और वो लोग उसके साथ जीते हैं। पर अब इसमें बदलाव कैसे लाएं? हर घर में खिड़कियाँ खोलने की प्रकृति होनी चाहिए सबकी, हवा चले, पंखा चले और सर्कुलेशन बना रहे। इस प्रकार से यदि आपकी दीवार सूखती है तो पूरा मुंह ढक के सूखे कपड़े से उसका जो डिपॉजिट है, जो स्पोर्स कहते हैं हम, फंगल स्पोर्स होते हैं, उनको हटाना बहुत आवश्यक है। यदि पहले से ही त्वचा में समस्याएं हैं तो बारिश के आने से पहले आप हमारे पास आइए। मैं भोपाल में स्थित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो चूनाभट्टी पहाड़ी पे है, 24 घंटे वहाँ सर्विसेज रहती हैं। हमारा एक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है। ऐसे लोगों को जिनको स्किन की ट्रबल्स होती हैं और ख़ास तौर पे बारिश में बढ़ती है, हमारा एक स्पेशल पैकेज बना हुआ है। हम उन्हें 5 से 7 सिटिंग्स देते हैं ताकि उनकी स्किन ब्रीथ करे। ये डिटॉक्स करने का, शरीर से जो दोष हैं उनको मुक्त करने का तरीका है। और फिर बारिश में उस व्यक्ति को किस प्रकार से लाइफस्टाइल, अपनी चर्या को, दिनचर्या को रेगुलेट करना है, कैसे क्लीनिंग करनी है, क्या अलार्मिंग साइंस है, ये हम उनको बताते हैं। इस प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दूसरी मैं चीज़ आपको बताती हूँ, बारिश के मौसम में साबुत दालों और मोटे दलिए से बनी हुई चीज़ों को अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। पत्तेदार सब्जियां कम कर दीजिए, लेकिन चटनी का प्रयोग हम कम नहीं कर सकते। तो 4-4 बार कम से कम जिस भी चीज़ से आप चटनी बना रहे हैं उन पत्तों को धोइए और धोने के बाद फैला के सुखाइए, और उसमें से एक बार हल्के गुनगुने पानी में आप उसको धो सकते हैं। धोते समय आप उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि कोई भी संक्रामक पदार्थ हो तो वो धुल जाए। उसके बाद पुनः सादे पानी से धोइए, फिर चटनी बनाइए और सिर्फ चटनी का प्रयोग कीजिए, साबुत दालों का प्रयोग कीजिए, मोटे दलिए का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये मौसम हल्का गर्मी और हल्का ठंड वाला होता है। तो इसमें कभी जौ जवार का दलिया लीजिए, एक आध बार इसमें बाजरे का दलिया लीजिए। जो रोटी आप खाते हैं थोड़ी मोटी रोटी बनाइए। छाछ का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें हींग डाल के प्रयोग कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे नेचुरली सिस्टम पूरा साफ होता है, शरीर से वेस्ट पदार्थ निकलते हैं और त्वचा खुद ब खुद सांस लेती है।
बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि किस तरीके से हमें खान-पान रखना चाहिए, मेरा एक और सवाल है, आजकल सभी लोग न्यूट्रिएंट्स डाइट्स भी लेने लगे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक में क्या कुछ ख़ास है? जी, होम्योपैथी में हम वैसा सप्लीमेंट नहीं देते हैं कि भाई ये विटामिन कम है तो इसको ले लो, इसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन होम्योपैथी में हम सप्लीमेंट्स करते हैं, हमारे बाजार में सभी चीज़ों के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, वो आपके शरीर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो हमारे सप्लीमेंट्स के साथ आपको उस पोषक पदार्थ में परिपूर्ण आहार लेना होगा और उसका एब्जॉर्प्शन हम बढ़ा देंगे, और उसको बढ़ाने के बाद में आपको एक डाइटरी सिस्टम आपको सिखाएंगे, आपका स्टूल यानी आपके शरीर का वेस्ट किस तरह से निकलना चाहिए ये आपको बताएंगे, और उस पदार्थ की कमी के लक्षण यदि आते हैं तो पुनः आपको कैसे उस सप्लीमेंट को लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जूही मैम, लगातार हमने बहुत अच्छा मैसेज कोशिश करी है कि हम अपने दर्शकों को दें, और आपने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं, मुझे लगता है जितने डाउट्स होंगे स्किन केयर को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। समय बहुत कम है, तो अंतिम एक मैसेज मैं चाहूँगी कि हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? प्रिय दर्शकों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी त्वचा हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना है। अंदर से स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर अपनी सभी चीज़ों का परिवर्तन करें, जैसे आहार, जीवनचर्या, यहाँ तक कि अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करने का मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से एक बहुत सिस्टमैटिक एनुअल प्लान बनाइए। आपकी त्वचा स्वयं ही मुस्कुराएगी, और जितना हो सके जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। बाल मत रंगिए, शरीर पे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करिए, जितने ब्रांड्स हैं उनसे दूर रहिए। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, उसका उपयोग कीजिए, तभी आप इन ब्रांड से बनने वाली छोटे छोटे कॉस्मेटिक्स को कभी कभार यूज़ कर पाएंगे। और स्वस्थ रहने का सबसे सरल तरीका है कि अपने आप से प्यार कीजिए और खुश रहिए, आप वैसे ही बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज हमारे तमाम दर्शकों को दिया, क्योंकि ये बात सिर्फ बारिश तक की नहीं है, ये हम हर मौसम में इसको लागू करके अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखना है। हमारे साथ में डॉक्टर जूही गुप्ता मैम थे, जो कि वरिष्ठ होम्योपैथिक विशेषज्ञ थे। आज हमने बातचीत करी कि बारिश के मौसम में खासकर होम्योपैथिक पद्धति को अपनाकर हम अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अंग में और ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय निकालकर डॉक्टर जूही मैम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम आयुष में बस आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।